हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रेगुलेटरी चीट शीट। मैं हूं आपका मेंटोर और आज का वीडियो जो बनाया गया है ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको देनी थी जो आरबीआई ग्रेड बी या फिर कोई भी रेगुलेटरी एग्जाम जो आपको निकालना है उसमें आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो ये 5 ऐसी टिप्स हैं जो मैंने अपनी एस्पिरेंट जर्नी में पूरी तरीके से निभाई थी, जिसके चक्कर में मेरे हर एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए थे और जिसके चक्कर में ही आज मैं किसी रेगुलेटरी बॉडी में बहुत अच्छी पोजीशन पे सेटल्ड हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सबसे पहली टिप पे चलते हैं जो है नो द एग्जाम इनसाइड आउट। अब ये टिप पढ़ के ना आपको बहुत बेसिक सी टिप लग रही होगी कि सर क्या बता रहे हैं नो द एग्जाम इनसाइड आउट, बट ये बात को समझिए आप। कोई भी रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम होता है ना, वो 3 स्ट्रक्चर में फेज होता है, बना हुआ होता है। पहला होता है फेज 1, दूसरा होता है फेज 2, तीसरा होता है फेज 3 आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू को अभी छोड़ देते हैं, फेज 2 को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। फेज 1 जो पहला पड़ाव है उसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। फेज 1 पिछले 5 साल के पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और हर एक टॉपिक को एनालाइज कीजिए। करंट अफेयर्स को एनालाइज कीजिए, जीके पूरा एनालाइज कीजिए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, और समझिए कि एग्जामिनर आखिर क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ कहाँ से रहा है। मैंने जैसे कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के एनालिसिस किए थे, पर्टिकुलरली आरबीआई, नबार्ड। तो आरबीआई का अगर आप पेपर पे फोकस करेंगे ना, जैसे क्वांट्स का पेपर है, तो हर साल आरबीआई के क्वांट्स के पेपर में एक या दो आपके जो मैथ्स में डीआई होती है वो आती ही है। ठीक है, रीजनिंग में आप देखेंगे 1 से 2 पजल आती ही है। तो ऐसे जो हाई मार्क्स वाले टॉपिक है ना, इनको मैप आउट कीजिए कि भाई हर साल ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो रेगुलेटरी बॉडी पूछ ही रही है, और सबसे पहले तो वो टॉपिक को आप कवर कीजिए। जैसे आप जीए उठाएंगे, 80 मार्क्स का जी आता है आरबीआई में, तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जो आपका फाइनेंस के करंट अफेयर्स हैं या आपकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स के क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं, एवरी ईयर। तो ये आपके लिए ना बहुत आसान हो जाता है अगर आप ये इस टाइप की चीज़ों को पहले से ही कवर करके रख लें। तो आपको फेज 1 में आप देखेंगे हर किसी ना किसी सब्जेक्ट में ना ऐसी टिप्स मिलेंगी ही जो आपको पहले कवर करनी है। जीए में मान लीजिए रिपोर्ट्स हो गई, सर्कुलर्स हो गए जो पहले कवर करना है। रीजनिंग में आपके लिए हो गए पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब पहले कवर कीजिए। बहुत आसानी से आपके नंबर बढ़ जाएंगे इसके चक्कर में। इंग्लिश में आरसी सबसे पहले कीजिए, 2 से 3 आरसी आती है, 30 में से 15 नंबर आरसी से ही हो जाता है। क्वांट्स में डीआई हो गया आपका, या फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो गए, आसान क्वेश्चन है यार, सबसे बनते हैं ये। तो प्लीज सबसे पहले इन सबको मैप आउट कीजिए। फिर आपका आता है फेज 2। फेज 2 में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए। फेज 2 में आप ध्यान देंगे तो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है। इसमें मैंने इंग्लिश को भी डिस्क्रिप्टिव में ही इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिए कि अब फेज 1 और फेज 2 का ऑब्जेक्टिव कहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। कोई बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे ना, जैसे पीआईबी, गवर्नमेंट स्कीम्स। अब जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, फेज 2 में गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं काफी इन डेप्थ, फेज 1 में भी आती हैं। तो ये तो भाई सिमिलर टॉपिक हो गया दोनों के लिए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स होता है। अब करंट अफेयर्स फेज 1 में तो आता है, पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सब फेज 2 में नहीं आता है। तो इस पे सिर्फ फेज 1 के टाइम ध्यान दीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ नहीं ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, पर जो दोनों पेपर में आता है ना, फेज 1 फेज 2, उस पे काफी अच्छे से ध्यान दीजिए। पीआईबी, पीआईबी को ऐसे रटिए कि भाई भूल ही ना पाओ 6 महीने के टाइम के अंदर। फिर उसके बाद फिर पर्सनालिटी टेस्ट की तो अभी बात नहीं करते हैं अपन, बाद में बात करेंगे। बट ये जो पहली टिप है ना, इसका यही है कि भाई पेपर को इतने अच्छे से रट लो कि एग्जामिनर पूछ कहाँ रहा है क्वेश्चन, किस टॉपिक से पूछ रहा है। जब आप नोट्स भी बनाएंगे ना पीआईबी के, गवर्नमेंट स्कीम्स के या करंट अफेयर्स के, तो आपको एक टॉपिक देख के ही समझ जाएगा कि इससे आखिर क्वेश्चन आएगा तो आएगा क्या। आप एक बात अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि जो रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम होते हैं वो फैक्ट्स और फिगर्स के एग्जाम होते हैं। टोटल रट्टाफिकेशन चल रहा है, हर एग्जाम में फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, जीडीपी बढ़ी कितने परसेंट से, फिगर्स पूछे जाएंगे, कितने नॉमिनल जीडीपी का क्या नंबर है, परसेंटेज है, यही सब पूछा जा रहा है। तो भाई ये बात समझ लो कि ये रटने का पेपर है और रटना है अपन को, बिना रटे पेपर नहीं निकल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले जाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैप आउट कीजिए और पूरे पीवाई क्यूज अच्छे से देखिए। टॉपिक की इन डेप्थ स्टडी मिलेगी, पता चलेगा, चीट कोड्स मिलेंगे कि क्या पहले पढूं क्या बाद में पढूं। यही आपको ना आखिरी में इतना बेनिफिट होगा ना कि आप बोलेंगे मेरे एक्स्ट्रा मार्क्स आए वो इसी चीज के चक्कर में आए, क्योंकि मैंने पहले ये देख लिया कि पिछले साल के पेपर में क्या पूछा गया था। फिर सेकंड टिप आती है आपकी, करंट अफेयर्स आर गेम चेंजर्स। ठीक है, यहाँ ये गलती से
68 मंथ्स लिखा गया है, इसको 6 मंथ्स कर लीजिएगा। 6 मंथ्स, 6 नहीं तो 8 मंथ्स करंट अफेयर्स कर लीजिए। जैसे आरबीआई का पेपर जनरली जून जुलाई में होता है, तो जनवरी से भी अगर आप करंट अफेयर्स करेंगे ना तो काफी है। जनवरी के पीछे मत जाइए, जनवरी से कर लीजिए। अब क्या है ना, जो प्रीलिम्स है 80 मार्क्स का जीए आता है, जनरल अवेयरनेस। उसमें से भाई सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको करंट अफेयर्स को देनी है, जीए को देनी है। जीए में जितने ज्यादा नंबर लेके आओगे ना, आरबीआई का कट ऑफ उतने ज्यादा मार्क्स से निकलेगा। और जीए ही ऐसा सब्जेक्ट है जो फेज 2 में भी कैरी ओवर होगा। ना रीजनिंग आनी फेज 2 में, ना इंग्लिश आनी आपकी फेज 2 में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश तो नहीं आएगी, और ना आपकी क्वांट्स आनी। तो जीए का जो मेजर पोर्शन है, पीआईबी, गवर्नमेंट स्कीम्स, एनुअल रिपोर्ट्स, आरबीआई की रिपोर्ट्स, और भी इसी तरह की चीजें, करंट अफेयर्स, फाइनेंस रिलेटेड, यही सब फेज 2 में कवर होंगे। तो करंट अफेयर्स को ऐसे रटिए कि भाई पेपर के जो पूरा टर्म है ना, इंटरव्यू तक, वहां तक तो ना भूलो। करंट अफेयर जब आप प्रीलिम्स में रटोगे ना, तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, जब मेंस के पेपर लिखोगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करोगे, तो वही प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने रटे हैं ना, वो मेंस के आंसर्स में आप लिख पाएंगे। मान लीजिए कोई रिपोर्ट आती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट। अब क्या है, अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट को आपने पढ़ा अच्छे से, उसके फैक्ट्स फिगर्स रट लिए। एग्जाम में मान लीजिए इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारे टॉपिक्स में से ईएसआई में एक भी क्वेश्चन आता है ना, आप वो रिपोर्ट को कोट कर दीजिए, उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट कर दीजिए। जो एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करेगा ना, उसका दिमाग घूम जाएगा। वो बोलेगा भाई क्या स्मार्ट बंदा है यार ये, इसको तो ज्यादा मार्क्स दूंगा। मोस्टली डिस्क्रिप्टिव में लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एक जनरलिस्टिक आंसर लिख देते हैं। एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, बीच की बॉडी लिख दी, आखिरी में कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड लिख दिया, खत्म हो गया। देखो ये तो सभी कर रहे हैं। अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए तो कुछ आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। मेरे आरबीआई आरबीआई नहीं, नबार्ड का जो 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें मेरे 43 मार्क्स हैं। कैसे हैं, इंट्रोडक्शन में मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट कर रहा हूँ। अब ये फैक्ट्स फिगर्स मैंने कहाँ से रटे, भाई करंट अफेयर्स फेज 1 के, उसी को मैंने इंट्रोडक्शन में कोट किया। बॉडी में भी मैंने वही फैक्ट्स एंड फिगर्स कहीं से घुमा फिरा के कोई रिपोर्ट के बारे में लिख दिया कि ये रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। कंक्लूजन में भी मैंने एक फैक्ट दे दिया कि हमको आगे जाके फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हम ऐसे ही अमृतकाल अचीव करेंगे, इस टाइप का फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो मान लीजिए ये जो करंट अफेयर्स है ना, आरबीआई रिपोर्ट्स, पीआईबी, करंट अफेयर्स, ये इतने मदद करेंगे ना पूरे डिस्क्रिप्टिव पेपर। यहाँ तक कि आपके ऐसे में, भाई ऐसे कोई एआई के ऊपर आ जाएगा ना, और आप अभी करंट अफेयर्स में कुछ एआई के बारे में पढ़ रहे हैं, फैक्ट फिगर के इतनी जॉब खा जाएगा एआई, या इतने परसेंट से जीडीपी ग्रो होगी अपनी, लिखो ना जाके वो ऐसे में। एग्जामिनर बोलेगा वेरी गुड यार, अपडेटेड आदमी है ये काफी ज्यादा। ऐसे ही लोगों को ज्यादा नंबर मिलते हैं, थ्योरेटिकल लोगों को ना बहुत कम नंबर मिलते हैं, क्योंकि सबके बेसिक आंसर्स होते हैं। एग्जामिनर को हर आंसर शीट में कुछ डिफरेंट चाहिए, और वो डिफरेंट क्या होगा, अपडेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके नोट्स कैसे बनाने ये हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे। पर अभी आप ध्यान दीजिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, थर्ड, फेज वाइज फोकस इज की। मैंने क्या है ना, बहुत सारे लोगों को देखा है फेज 1 की तैयारी किए बिना ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने लगते हैं। देखो भाई, एक बात से क्लियर हो जाओ आप सब, ये यूपीएससी नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको 10 12 11 12 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स नहीं लिखने हैं। यहाँ पे आपको पहले प्रीलिम्स निकालना है, फिर उसके बाद आपका एक मेंस होगा, जो भी आपका 2 3 पेपर है मैक्स टू मैक्स। समझ रही है, इतनी डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस नहीं चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कैसे लिखना है। ये नहीं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव जरूरी नहीं है, फेज 2 अगर आप देखेंगे ना, तो 300 में से 200 नंबर डिस्क्रिप्टिव ही है। तो आना तो चाहिए, पर बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो आप बहुत अच्छा लिख के आएंगे। पहले फेज 1 पे ध्यान दीजिए, फेज 1 में कुछ भी करके मैक्सिमाइज कीजिए नंबर। और ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट अच्छा है, 3 खराब है, हो जाएगा, एवरेज मार्किंग कर लूं, सेक्शनल कट ऑफ निकाल लूं, बिल्कुल मत सोच के जाना। मैथ्स में बहुत सारे लोग क्या कोशिश करते हैं, भाई 30 नंबर की मैथ्स आती है, मेरे को तो इतने अच्छे से बनती नहीं है, तो मैं क्या है 2 3 नंबर या 4.5 जो कट ऑफ होता है जनरल का, उतना कर लेता हूँ, 5 मार्क्स ले आऊंगा। भाई पेपर में ना पसीने छूट जाते हैं जब एक क्वेश्चन नहीं बनता। और गलती से अगर 5 क्वेश्चन नहीं बने ना आपसे, पांच, पहली बात तो 5 क्वेश्चन बनने चाहिए और पांचों एक्यूरेट होने चाहिए। अगर एक भी गलत हुआ तो कट ऑफ से तो पीछे रह गए आप। तो साल बर्बाद मत करो, कम से कम 8 या 10 की प्रिपरेशन करो, तो वो 6 या 7 बना के आ पाओगे, आसानी से आपका सेक्शनल निकलेगा। बिल्कुल कट टू कट हिसाब मत रखो, ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी वो करो, वरना फेज 2 की जो तैयारी की है ना, वो तो लिखने लायक बचोगे ही नहीं आप। तो पहले फेज 1 की तैयारी करो। अगर दिन में मान लो 6 घंटे पढ़ते हो, तो 4 से 4.5 घंटे फेज 1 को दो, 1 से 1.5 घंटा फेज 2 को दो। फेज 1 अगर नहीं निकला तो फेज 2 का पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा, समझे। फेज 1 बहुत अच्छे से तैयार करो। फिर इसके बाद आते हैं अपन, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इज नॉन नेगोशिएबल। बिल्कुल सही बात है।
फेज टू है आपका 300 मार्क्स का, 200 मार्क्स के आंसर लिखने हैं। ईएसआई में 50 मार्क्स का आंसर लिखना है, फाइनेंस में 50 मार्क्स के आंसर लिखने हैं, 100 नंबर का इंग्लिश में आंसर लिखना है। डिस्क्रिप्टिव में कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि इस मतलब ये तो सबसे जरूरी चीज है। सबसे पहली चीज, ग्रामर सही होना। ग्रामर कैसे सही होगी भाई? कुछ भी लिखो, जाके ग्रामरली पे चेक करो, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो। इज, द, वेयर, व्हाट, ये जो कंजक्शंस होते हैं ये मिस्टेक्स मत करो। तो ग्रामेटिकल पहली चीज होती है, कोई भी एग्जामिनर का ग्रामर पे सबसे पहले ध्यान जाता है। गलत ग्रामर रहेगी बहुत नंबर कटेंगे। दूसरी चीज, फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करो। कोई भी आंसर को इतना बोरिंग थ्योरेटिकल मत बनाओ कि आदमी को नींद आ जाए आपका आंसर पढ़ के। ठीक है, इंटरेस्टिंग आंसर होना चाहिए, तभी आदमी आगे पढ़ेगा, तभी आपको एवरेज से अच्छे नंबर देगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और एवरेज आदमी है ना, तो 6 तो उसको मिल जाते हैं, 6 या 7 मिल जाते हैं। अगर आपको अच्छा करना है तो 8 से 9 नंबर लाने पड़ेंगे। और जब ये एक एक नंबर हर क्वेश्चन में ज्यादा मिलेगा ना, तो आपके 8-10 नंबर बढ़ जाएंगे ऐसे ही। तो यही यही गेम चल रहा है, ये एक एक नंबर का रेगुलेटरी में। पेपर इतने ज्यादा है नहीं, तो एक एक नंबर से ही कट ऑफ डिसाइड होता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ध्यान दीजिए। और तीसरी चीज है कि कंटेंट बिल्कुल एवरेज मत रखिए, एवरेज मत रखिए, रिफाइन करते रहिए कंटेंट को। ठीक है, जितना बेटर आंसर लिखेंगे ना उतना बेटर होगा। एक सिस्टमैटिक वे में आंसर लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, बॉडी लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, वे फॉरवर्ड लिखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स लिखिए, डायमेंशंस दीजिए आंसर को। जितने ज्यादा डायमेंशन उतना इंटरेस्टिंग आंसर, उतने ज्यादा मार्क्स। बिल्कुल सीधी बात है। ठीक है, एग्जामिनर को नींद नहीं आनी चाहिए एग्जाम पढ़ के, आपका पेपर पढ़ के। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पेपर तो मैं 4 बार और पढ़ चुका हूँ। उसको लगना चाहिए इस बंदे ने कुछ बहुत डिफरेंट लिखा है। समझ रहे हैं? डिफरेंट कैसे करेंगे? फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स कोई अलग से आपको पढ़ना नहीं है। प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़े हैं वही फैक्ट्स एंड फिगर्स काम आने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ? बिल्डिंग आर्ग्यूमेंट, स्टिकिंग टू वर्ड लिमिट्स, ये तो सब बेसिक सी चीजें हैं। राइट रेगुलरली, बिल्कुल देखिए यार, फेज वन के बाद आंसर लिखने मत पहुंचिएगा। पहले से ही तैयारी करके रखिएगा, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं करनी है। दिन का 1 घंटा या हफ्ते में 2-3 घंटे भी देंगे ना तो हो जाएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहले प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, फिर फेज टू की तैयारी चालू करते हैं। भाई, आरबीआई ना 15-20 दिन, 1 महीना देता है। 1 महीने में वहां ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, रिपोर्टें भी करनी है, स्टैटिक का सिलेबस भी करना है, डिस्क्रिप्टिव भी करना है। सब नहीं हो सकता है, पहले से तैयारी रखिए। जो लोग एग्जाम टॉप करते हैं ना, वो ये सेम चीज एक एक साल से करते हैं। एक एक साल से वो कर रहे होते हैं ये सेम चीजें। या तो उनने यूपीएससी दिया है 3-4 साल, जहां पे उन्होंने रोज आंसर लिखे हैं, रोज ऑब्जेक्टिव की तैयारी की है। नहीं तो वो इसी एग्जाम के लिए 1 साल से फोकस कर रहे हैं। तो आपको कम टाइम में एग्जाम निकालना है ना, तो दोनों चीजों पे बराबर फोकस करना पड़ेगा। किसी एक चीज पे फोकस करके नहीं होने वाला है। जितना बेटर आंसर लिखोगे, जितना बेटर ऐसे लिखोगे, लेटर लिखोगे, उतना अच्छा रहेगा, उतने ज्यादा नंबर आएंगे। तो बराबर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्टिव पे भी ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं आप? पांचवा, प्ले टू विन नॉट जस्ट टू क्लियर। भाई देखो, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है, जैसे प्रीलिम्स का एक पेपर होता है, सेक्शनल क्लियर करने मत पहुंचो। पढ़ाई ऐसी करो कि पेपर में टॉप मार रहे हैं। अगर टॉप मारोगे ना तो 80% 90% नंबर आएंगे। अगर 80% का सोचोगे तो 60% नंबर आएंगे। आप जितना सोचोगे ना, उससे 10 या 20% अपने नंबर ऑलरेडी कम कर लो। अगर मैथ्स में 30 में से सोच रहे हो कि मैं 5 नंबर लेके आऊंगा, सब सेक्शनल क्लियर कर लूंगा, तो 5 तो आने ही नहीं है, 3 आएंगे। और सेक्शनल नहीं क्लियर होगा, तो कम से कम एम करो 10 का, आएंगे 8 नंबर। तो आपका आराम से सेक्शनल निकलेगा। उसी हिसाब से जीके है। जीके में अगर 80 नंबर का पेपर होता है प्रीलिम्स, 60 एम करो भाई, तब 50 आएंगे। अगर 40 ही एम करोगे तो 20 ही नंबर आएंगे ना, पेपर निकलेगा ही नहीं और ना उस तरह की तैयारी रहेगी। जितना ज्यादा आप एक टॉपर के माइंडसेट से पढ़ाई करेंगे ना, उतने ज्यादा नंबर आएंगे आपके। किसी भी चीज को पढ़िए, इन डेप्थ पढ़िए, समझिए और देखिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जरूरी है। और ये आपको कैसे पता चलेगा पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जरूरी है? ये है पहली टिप हमारी, नो द एग्जाम इनसाइड आउट। समझ रहे हैं? जितना ज्यादा एग्जाम को अंदर से समझेंगे, पीवाई क्यूज एनालाइज करेंगे, उतने ज्यादा आपका माइंडसेट बनते जाएगा एक टॉपर वाला। आपको पैटर्न्स प्रिडिक्ट करने लगोगे यार। आप समझने लगोगे कि इस टाइप का क्वेश्चन उस आरबीआई में आया था, 2020 में आया था, 21 में आया था, तो ये अभी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जब ऐसा होने लगेगा ना, तो समझ लो भाई बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। कुछ ना कुछ होगा आपका और बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये 5 बेसिक टिप्स दिए मैंने आपको। इसको अपनी जितने ज्यादा प्रिपरेशन में आप अपना सको, उतना बेटर होगा आपके लिए। जैसे जैसे अपनाते जाओगे, वैसे वैसे एग्जाम के स्कोर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो बस इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये टिप्स अपनी एग्जाम की जर्नी में फॉलो कीजिए।
और कोशिश कीजिए डेडिकेटेड रहें। एक एग्ज़ाम निकलने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़े चेंजेस आ सकते हैं, कुछ लोग की तो पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी एग्ज़ाम निकलने से। ठीक है? तो अपना पूरा यार दम लगा दो भाई। ठीक है? नॉर्मल मीडियम मेहनत करोगे ना, एवरेज मेहनत से कुछ नहीं होता है। अच्छे से मेहनत करो, रगड़ लो अपने आप को। ठीक है? कोई भी ना मीडियम या एवरेज पढ़ाई करने से पेपर नहीं निकलता है। जितने भी टॉपर्स आपको दिखते हैं ना, कुत्ते समान पढ़ाई कर रहे हैं रूम पे बैठ के, कुत्ते समान। रट डालिए चीज़ें, रट डालिए। तो जितना जल्दी आप ये चालू कर दोगे उतना बेटर होगा। अभी भी कोई डिले नहीं हुआ है, अप्रैल आया है, जून जुलाई में पेपर होने वाला है, 2-3 महीने में बहुत आसानी से पेपर निकलता है ये। ठीक है? कोई एक एक साल की तैयारी की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रायोरिटाइज करो कि किसको ज्यादा वेटेज देना है, किसको कम वेटेज देना है। ठीक है? उस हिसाब से करोगे ना, बहुत आसानी से पेपर निकलेगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा।